ये पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से ईरानियन सिस्टम नहीं बना हुआ है। जब विलायत फ़कीह की बात होती है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पे बेस्ड, एक इंडिविजुअल पे मुश्तमिल सिस्टम नहीं है। उसमें लेयर होते हैं और डिफरेंट पावर सेंटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनका जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है वो बड़ा लेयर्ड। ईरान ये मानता है कि लड़ाई लंबी चलेगी जब तक वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन नहीं दे देगा पर्शियन गल्फ के कंट्री को और अमेरिका को, तब तक वो इसको रोकना नहीं चाहता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो स्टेटस को नहीं चाहता है कि 6 महीने में फिर से वो गल्फ स्टेट्स में वैसे ही बेसिस हो। अमेरिका की जनता अगर आप देखें तो वो कोई मोरल कंट्री तो है नहीं। ये सिर्फ उसके पॉलिटिकल क्लास की बात नहीं हो रही, उसके जनता की भी बात हो रही है। इसमें मोरालिटी का कोई रोल नहीं है। यूरोप में फिर भी आपको एक थोड़ी बहुत मोरालिटी नजर आ जाएगी। अमेरिका के जनता में और उनके हुक्मरान में कोई धागे भर का फर्क। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। मशरिक़ी वस्ता में होने वाली जंग ने गैर मामूली तबाही मचा दी है। ईरान की आला क़यादत अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की शहादत की खबर ने खित्ते की सियासत को एक नए और गैर यकीनी दौर में दाखिल कर दिया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और जंग के मुस्तकबिल के बारे में कोई हतमी पेशंगोई करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ईरान, अमेरिका, इजराइल और पूरा मशरिक़ वस्ता इस जंग से पैदा होने वाले कशमकश के असरात महसूस कर रहे हैं, जबकि आलमी ताकतों की सफबंदियां भी वाज़ेह होती जा रही हैं। इसके साथ साथ दुनिया के अवाम के दिलों में बेचैनी बढ़ रही है। तेल की कीमतों में इजाफा, महंगाई का तूफान और माशी अदम इस्तेकाम का खौफ हर माशरे को अपनी लपेट में ले रहा है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे मेहमान हैं, हमेशा की तरह सौरभ कुमार शाही हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जंग की ताज़ा सूरत हाल पर तफसील से रोशनी डालें। ये देखें, ये सबको पता था। ये बार बार ईरान ने वार्न भी किया था कि ये जो एडवेंचरिज्म है डोनाल्ड ट्रंप का, जो लगता है उसको कि हम कुछ भी करेंगे, हम जाके एक बम गिरा देंगे, हम किसी को मार देंगे और उसके बाद जो है हम उसको एज ए प्रेशर टैक्टिक डील में तब्दील कर दें। एक बनिए जिस तरह से डील करता है उस तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स को चलाना। उसके लिए पहले ही उनको वार्न कई बार किया गया था। ईरान ने कई बार कहा था कि ये ना समझना कि हम जो है वो प्रेशर में आने वाले हैं। जाहिर है कि जब आदमी खुद बहुत पढ़ा लिखा ना हो, समझदार ना हो और उसको बहुत एक्सपीरियंस ना हो, तो उसके आगे पीछे जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है। अब अमेरिका में जिस तरह से ये ज़ायनिस्ट लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है, उसमें अगर ट्रंप के आगे पीछे जो भी लोग देखें वो उस लॉबी के मातहत हैं। उनके जो डोनेशंस होते हैं या उनका जो प्रेशर टैक्टिक होता है उसके अंदर आते हैं। उन सब ने ट्रंप को ये कन्विंस किया, जिसमें कि जाहिर है कि नेतन्याहू नंबर वन है, लेकिन उसके बाद मार्को रूबियो और पीट हेडसेट जो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उन लोगों ने ट्रंप को किसी तरीके से ये कन्विंस किया कि अच्छा, ये ईरान अपने आखिरी पैरों पे खड़ा है। ये जो दंगे जनवरी के महीने में हुए थे उसके बाद वो आखिरी उस पे खड़ा है। बस हम एक उसके सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रम्बल कर जाएगा। अब ये पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से ईरानियन सिस्टम नहीं बना हुआ है। जब विलायत फ़कीह की बात होती है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पे बेस्ड, एक इंडिविजुअल पे मुश्तमिल सिस्टम नहीं है। उसमें लेयर होते हैं और डिफरेंट पावर सेंटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनका जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है वो बड़ा लेयर्ड होता है। अब इनका ये था कि भाई हम अयतुल्ला खamenei को मार देते हैं, ये सिस्टम क्रम्बल कर जाएगा। उन्होंने कुछ नेताओं की भी हत्या की, कुछ जर्नैल की भी हत्या कर दी। लेकिन देखने को ये मिला कि पहले उन हत्याओं के 1 घंटे 58 मिनट के बाद जवाबी कार्रवाई जो शुरू हो गई। याद रखें कि जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई थी तब तक ऑलमोस्ट ये सर्टेन ईरान में जो उनके जर्नैल है उनके लिए सर्टेन हो गया था
कि अयतुल्ला खामनी की शहादत जो है वो हो गई है। अगर उसके बाद भी वो अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो जो हमने बात की कि भाई वो एक सिस्टम एक आदमी पे मुश्तमिल नहीं है। दूसरी ये है कि खुद खामनी ये चीज समझते थे। पिछले साल जो जंग हुई थी उसके बाद उन्होंने पूरा एक सिस्टम तैयार किया जिसमें कि तमाम जगहों पे 4 लेवल ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो तैयार किए गए कि हाँ ये मरेंगे तो ये रिप्लेस करेगा, ये मरेंगे तो ये रिप्लेस करेगा। ये चीज जो है वो तैयारी पिछले साल से वहां पे देखी जाने लगी। लेकिन इन सबको इग्नोर करके अमेरिका ने वो अटैक किया। अटैक करने के कुछ ही घंटे बाद इटली के थ्रू मैसेज भिजवाया कि अब हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। ईरान में जो इसके लिए सोच है वो बड़ा सिंपल है कि अगर तो अमेरिका के इन यानी ये जो एडवेंचरिज्म है इसमें अगर वो निगोशिएशन करते हैं तो उनको कैपिचुलेट करना पड़ेगा, कि उनको झुकना पड़ेगा। अव्वल तो ये, दूसरा ये कि जब तक अमेरिका को पेन ना दिया जाए, जब तक अमेरिका और उनके जो ये पिट्ठू ममालिक हैं वहां पे, जो यूएई हो और बहरैन हो और कतर हो, इनको जब तक यानी पेन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। ये देश क्या करते हैं, जो पर्शियन गल्फ के जो देश हैं इनका क्या काम है कि ये दोनों तरफ खेलते हैं। अमेरिका को पैसे भी देंगे, अमेरिका के बेसेस भी होंगे, और ये भी कहेंगे कि नहीं ईरान पे हमला नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने एयर स्पेस और आपका जो बेसिस है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिया और आपको छोड़ दिया जाए। हालांकि अगर आप ईरान का रिटेलिएशन देखेंगे तो बड़ा मेजर्ड रिटेलिएशन है। वो मार रहे हैं उन जगहों को जहां अमेरिकी यानी उनके जो है तैयारे हैं या उनके जो रडार हैं या उनके बेसिस। अब ये डिसीजन कि आपने अपने देश में उन बेसिस को रखा है तो उस पर हमले होंगे, ये इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अभी भी ईरान ने सिविलियन जगहों पे कहीं भी हमला नहीं किया है। जो 2-4 जगह सिविलियन पॉइंट्स पर बहरैन वगैरह में हमले हुए, ये वो जगह हैं जो बाद में तस्दीक अमेरिका की खुद की मीडिया ने कर दी है। ये वो होटल्स हैं, ये वो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जिसमें अमेरिकी सोल्जर्स जो अपने बेसिस से भागे हुए हैं वो छुप छुप के रह रहे हैं, या सीआईए का कोई ऑपरेशन रूम है। उन होटल्स और उनको टारगेट किया गया है। वरना ईरान के लिए बहुत आसान है कि 4 मिसाइल अगर वो सही से उन यानी सिविलियन एयरपोर्ट पे मार देगा तो इन देशों में आपको पता है 10 मिलियन लोग सड़क पे आ जाएंगे कि भैया हमको अपने अपने घर भेजो, भारत भेजो, पाकिस्तान भेजो। तो अभी भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से ईरान ये हमले कर रहा है, और हमले उन बेसिस पे कर रहा है, उन बेसिस को दिखाता है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो ईरान पे हमला है वो बहुत ही डिवास्टेटिंग है। जो मिलिट्री जगह तो है ही, लेकिन इनका प्राइमरी मकसद ये है कि ये पहले इनको ये लगता था कि लोग जो हैं ये सही में समझते थे कि ईरान की जो अक्सरियत जनता है वो उनके निज़ाम के अगेंस्ट में है, तो इनको लगता था कि इस तरह से हम करेंगे तो ये एक विद्रोह जैसी कोई चीज, वहां गदर जैसी कोई चीज हो जाएगी। अब वो हो नहीं रही है। इनके अपने भी लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोग अभी दंगों में मारे गए जो इनके एसेट्स वहां पे थे। अभी भी इनकी कोशिश ये है, अगर आप देखें अटैक तो कई पुलिस स्टेशन वगैरह को अटैक कर रहे हैं ताकि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा मारा जाए, ताकि ये जो दंगाई हैं जो इनके अमेरिका और इसराइल के पेरोल्स पे होते हैं ये जो है सड़कों पे आए, लेकिन ये वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ये मानता है कि लड़ाई लंबी चलेगी जब तक वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन नहीं दे देगा पर्शियन गल्फ के कंट्री को और अमेरिका को, तब तक वो इसको रोकना नहीं चाहता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो स्टेटस को नहीं चाहता है कि 6 महीने में फिर से वो गल्फ स्टेट्स में वैसे ही बेसेस हों। आप देखें बेसिस पे जो हमले हुए हैं बड़ी तादाद में नस्तनाबूद किया गया अमेरिका के बेसिस पे जो ये मिडिल ईस्ट में है। यानी फिफ्थ फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है बहरैन में वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर है। कुवैत में कई बेसिस कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर है। यूएई में कई बेसिस कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर कर दिए गए हैं। और ये सारी चीजें जो हैं वो सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने रिपोर्ट में हुई। याद रखें पहले सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्टिंग नहीं करता था डर से। अब मसला ये है कि चाइनीज सैटेलाइट्स ऊपर बैठे हुए हैं, वो 1 घंटे में पिक्चर निकाल के दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो सो कॉल्ड बड़े, जो जिनको कहा जाता है कि बड़े अच्छे न्यूज़पेपर हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, इनके अपने साख को बट्टा लग गया है कि भाई आप क्यों नहीं रिपोर्ट कर पा रहे, आप सही रिपोर्ट क्यों नहीं करते। तो इसलिए ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये चलता रहेगा, दोनों एक दूसरे के मिलिट्री उसको टेस्ट करते रहेंगे। ईरान कंट्रोल करेगा इस तरीके से कि उसको ये पता है कि अगर ये लंबी चलनी है तो ये नहीं है कि मैं 100 मिसाइल अभी मारूंगा, मैं दिन के 2 मारूंगा अगर वो जाके लगेगी, क्योंकि मैं आपके सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह को डिग्रेड कर रहा हूँ। तो आइडिया दोनों का यही है कि एक दूसरे को पे ये करता रहे। ईरान इसको ज्यादा लंबा खींचना चाहता है, वॉर ऑफ एट्रिजन चाहता है, क्योंकि जितना ज्यादा दिन होता जाएगा एनर्जी प्राइसेस उतने बढ़ते जाएंगे।
और वो प्रेशर अमेरिका के फिनांस पे और जो ये जो पर्शियन गल्फ के कंट्री हैं उनके फिनांस पे वो प्रेशर जो है वो दिखने को मिलेगा। जैसा आपने कहा कि ईरान इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, इस तरह मौजूदा जंग इसराइल शुरू की और अमेरिका ने मजबूरी में इसमें हिस्सा लिया, ये कहा जा रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं नहीं, ये सब कोई इस चीज नहीं। देखें, अंग्रेजी में मैं बार बार मैंने इस चैनल पे भी ये बात पहले दोहराई है कि अंग्रेजी में कहावत है कि दिस इज अ टेल दैट वैग्स द डॉग। यहाँ पे एक पूंछ जो है वो कुत्ते को हिला रहा है। तो ये कहना कि इसराइल ने शुरू किया, अमेरिका उसमें शामिल है, नहीं, बिल्कुल अमेरिका इसमें शामिल था। अगर अमेरिका इसमें शामिल नहीं था तो पिछले ये 3 महीने से ये सारे जखीरे जो हैं असलहे के और ये प्लेन्स के और ये उनके जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं या जो फिफ्थ फ्लीट है या दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, ये क्यों उस इलाके में जा रहे हैं? क्योंकि बनाने तो नहीं जा रहे थे। तो ये कह के अमेरिका ये अपने, यानी ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है अपने लोगों में ये कह के नहीं बच सकती, ये कह के नहीं छुप सकती इस बहाने से कि उसने जो है ये जंग जो है वो चूंकि इसराइल करने वाला था तो इसलिए उसने किया। मार्को रूबियो का जो बयान आया है वो बड़ा हिलेरियस है। मतलब है, कई लोगों ने ये कहा है कि इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, इनको स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाना चाहिए। उनका बयान क्या है कि हमें पता था कि इसराइल हमला करेगा तो उसके बदले में ईरान हमला करेगा, तो इसीलिए हमने हमला कर दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है। अमेरिका में भी जब इन्होंने अपने कांग्रेस को यानी संबोधित किया है, लीगल वॉर है अमेरिकन कानून के हिसाब से भी, इसकी परमिशन जो है वो कांग्रेस ने नहीं दी। लेकिन अमेरिका में अब कानून वानून कोई चीज है नहीं, ना इंटरनेशनल कानून की कोई ये है, क्योंकि इंटरनेशनल कानून का होता तो आप हेड ऑफ स्टेट्स को आप टारगेट नहीं कर सकते, यही इंटरनेशनल कानून कहता है ना। आज फर्ज करें कि अभी पुतिन को जिस वक्त मन करेगा उस सेकंड वो हत्या कर सकता है जब, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो उसको पता है कि ये इंटरनेशनल नॉर्म के खिलाफ है। तो जब इंटरनेशनल नॉर्म भी नहीं रहा और अमेरिका के अपने कानून जो हैं जो उसके अंदर के हैं वो भी नहीं रह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि अपने कानून भी जो है उसकी खिलाफ वर्जी वो कर रहा है। जब वो कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है तो जो कांग्रेसमैन बाहर निकल के आए हैं और वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं उससे कह रहे हैं कि इस आदमी को आइडिया ही नहीं है कि इसने क्या किया है। इसको सही में लग रहा था कि एक दिन में ये खत्म हो जाएगा, ये सारा मामला सेट हो जाएगा, उसके बाद हम जो है धमकी दे के ईरान से डील करवा लेंगे। अब वो हो नहीं रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करें। कभी कुर्द को कहने की कोशिश करता है कि हमारा साथ दो। अच्छा, ईरानी कुर्द की इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है जो खैर से ईरान के अंदर जो कुर्द टेररिस्ट ग्रुप हैं जो ईरान निजाम के अगेंस्ट में काम करते हैं इसराइल की हेल्प से और अमेरिका की हेल्प से, वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी इतने नंबर्स ही नहीं है कि वो यानी ग्राउंड इन्वेजन कर सकते। वो हजार 1,500 2,000 फाइटर से ग्राउंड इन्वेजन थोड़ी ना होता है। ईरान की आप साइज देखें वो आधे यूरोप के साइज से। जी अब जी मसला जी। ये है कि ग्राउंड ट्रूप अगर अमेरिका भेजना चाहेगा तो और कैजुअलिटी होगी। अभी तो आप दूर बैठे हुए हैं तो आपकी आपके जो बेसेस वगैरह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आपके लोग कम मर रहे हैं क्योंकि वो दूर बैठे हैं। जब वो नजदीक आएंगे, जब स्मॉल आर्म एक्सचेंजेस होंगे, जब अटैक होना शुरू होगा तो बड़ी तादाद में फिर आपको मारे जाएंगे और वो इराक बन के वापस से उभरेगा। तो अब इसके लिए कितनी तैयारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो फिर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसा आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई स्मार्ट आदमी नहीं है कि जिसको आप लॉजिकल डिसीजन जिसके लॉजिकल होते हैं या उसको लॉजिकली डिफाइन किया जाए। अयतुल्ला अली खामनाई की शहादत को आप किस तरह देखते हैं? क्या कहीं कोई लापरवाही हुई है या इनके काम करने का अंदाज ऐसा ही था? देखिए, आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में उसकी हत्या हुई है, तो लापरवाही का तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि वो इंतजार कर रहे थे शहादत का। मैंने पहले भी दूसरी जगहों पे ये बात बोली है कि जब पिछले 2 साल के अंदर में, जब और रैदर पिछले अगर 5-6 साल देख लें तो कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद उसके बाद हसन नसरल्ला की हत्या के बाद ये वो मान के चल रहे थे कि उनकी भी अब हत्या होनी चाहिए। वो शहादत सीख कर रहे थे जो शिया इस्लाम में एक उसके theology का एक अहम हिस्सा है। तो उनको कहीं जाना कहीं छुपना, वो बहुत आराम से, ईरान बहुत बड़ा है, चाहते तो कहीं जाके छुप सकते थे, बहुत बंकर थे, फलाना है ढिमकाना है। वो अपने ऑफिस में ऊपर के फ्लोर पे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि अब शहादत जो हमको चाहिए, हम ये बेड पे बैठ के बुढ़ापे से मरना नहीं चाहते हैं। तो वो शहादत उन्होंने मांगी, वो शहादत मिली। अब इसके हिसाब से दो चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। अव्वल तो ये कि ऑफ कोर्स शिया मसलक में भी, लेकिन सुन्नियों में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि
सुन्नी अपने तरफ से ये देख रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर एक दो लोग अगर छोड़ दें जो हमास के अंदर के हैं, चाहे वो यहया सिनवार हो या हमास के जो लीडर हैं, सुन्नी वर्ल्ड में आपको कोई ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने कभी भी यानी इतनी खुलेआम जो है अपनी शहादत जो है वो स्वीकार की है। आपको पिछले कम से कम 50 साल 60 साल की हिस्ट्री में आपको वो लोग नजर नहीं आएंगे। तो उनके लिए भी इमेजरी जो है वो बहुत बड़ी इमेजरी है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा कौन दे रहा है शहादत और क्यों दे रहा है। अगर शहादत यहाँ पे हुई है तो मतलब उसका क्या वैल्यू है, वो उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, किस वैल्यू सिस्टम के अंदर में वो चीज देखी जा रही है। एक चीज, दूसरी चीज कि अगर आप यानी परहेजगार मुसलमान हैं दुनिया में अगर आप हैं तो आप इसमें से कई रीडिंग लेते हैं। अव्वल तो शहादत वाली रीडिंग है, दूसरी ये है कि रमजान के महीने में शहादत दी है। याद रखें कि इमाम अली की शहादत भी जो है वो रमजान के महीने में थी। तो हम्म। ये जो पैरेलल्स हैं, ये कोई छोटे पैरेलल्स नहीं है। दूसरा ये है कि जो ये निज़ाम है, इस्लामिक निज़ाम, वहाँ पे जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो निज़ाम आपको नजर आता है, इनकी जो अंडरमाइनिंग अभी पिछले कई सालों में हुई है तमाम कारणों से, कि कहीं महंगाई बढ़ गई या प्रोटेस्ट हुआ और इन चीज़ों को लेकर उसको रिकॉन्सोलिडेट करने का इनको मौका मिला है। क्योंकि जो उस पूरे निज़ाम का हेड है उसने अपने फैमिली के साथ जान गंवाई है। यानी इसका जो इमेज, इसकी जो इमेजरी है, ऑप्टिक्स है लोगों पे, उसको कमतर करके नहीं आ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया है कि भाई जंग होगी और शदीद होगी और तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारे हस्बैंड मारे जाएंगे, तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। ये अगर वो डिमांड कर रहे हैं स्टेट से, यानी अपने लोगों से, तो उस डिमांड की इस बिना पे कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी, मेरी नवासी, मेरा बेटा, सब जो है वो मेरा मतलब दामाद, ये तमाम लोग जो है मारे गए, मेरी वाइफ, ये सब मेरे साथ रह रहे थे। ये कोई छुप के नहीं रह रहा था और मेरी शहादत के साथ सबकी शहादत हुई है। तो ये इन चीजों का जो ये, जैसा मैंने कहा कि क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट इमेज दिखता है वो बड़ा दूर तक जाता है। यानी इसने, इस शहादत ने, ये जो वेलायत फ़कीह है उसके फाउंडेशन को और एनरिच किया है। कि याद रखें कि इससे पहले जो आयतुल्लाह खुमैनी थे वो बुढ़ापे से मरे थे, वो कोई शहादत नहीं। इनकी नमाज जनाजा के तारीख को लेकर तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं है। इस ताल्लुक से आपको क्या कहना है? देखें, अगर आपने वीडियो पिछले 5 दिनों का देखा होगा तो बड़ी तादाद में लोग हर दिन रात को निकल के आते हैं, यानी इफ्तार के बाद वो बाहर निकलते हैं और अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट एहतजाज जो है वो करते हुए नजर आते हैं। अ, मौजूदा हाल में जब ये जंग हो रही है जिसमें कि मिसाइल्स वो सिविलियन को मारा, अमेरिका को कोई गुरेज तो है नहीं, ना इसराइल को कोई गुरेज है डायरेक्ट सिविलियन पे हमला करने। तो वहाँ कैलकुलेशन ये है कि चूंकि इनके जनाजे में वी आर टॉकिंग अबाउट, हो सकता है कि 30 मिलियन आदमी आए, हो सकता है कि 20 मिलियन आदमी आए। अब ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ अगर आदमी आएंगे और उस पर हमला हुआ तो ये बहुत बड़ा एक यानी ये नंबर जो है बहुत मैसिव हो जाएंगे। तो उसको जब तक ये ना श्योर कर लिया जाए कि किसी किस्म की इसमें कमी आती है या किसी किस्म का ये होता है, तब तक वो नहीं किया जाएगा। याद रखें हजरत हसन नसरल्ला के भी जनाजे में यही चीज आपको नजर आई थी। जनाजा जो उनकी जो फाइनल राइट्स थे वो बहुत दिन बाद था, वो बहुत दिनों तक वो बॉडी जो है वो रखा गया था और उसके बाद वो किया गया। तो वो ये सारी कोऑर्डिनेशन जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो सारे वो कर रहे हैं, उसके बारे में वो बता भी रहे हैं लोगों को। जो लोकल मीडिया में भी आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ रही है। वो इतना ज्यादा जो है वो यानी वो चीज जो है ट्रांसलेट होकर नहीं आती है, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं उनको वो चीजें पता है कि वहाँ पे इसके मुतालिक जो है वो क्या क्या बातचीत जो है वहाँ पे। आपको इस जंग का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? देखिए, जंग जैसा कि कुछ खामेनी ने शुरू में ही कहा था कि जंग स्टार्ट करना जो है वो बड़ा आसान है, वो किस तरफ जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं करता। तो मैं हूं या कोई भी हूं, इसको डिसाइड ये नहीं कर सकते कि जंग किधर की तरफ जाएगी, कोई प्रोडिक्शन इसमें नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आपने पहला चीज कर दिया, यानी आपने जंग शुरू कर दी, उसके बाद हर चीज जो है, सारी प्लानिंग जो है ध्वस्त हो जाती है। तो एक बहुत बड़े डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट ने एक जमाने में एक बात कही थी कि नो प्लान सर्वाइव्स द फर्स्ट इम्पैक्ट विद एनिमी। यानी दुश्मन के साथ जब कोई भी, जो आप कितना भी प्रॉपर प्लान बना लीजिए,
तो पहला इम्पैक्ट आपके दुश्मन के साथ होता है, उसके बाद कोई प्लान सर्वाइव नहीं करता है, फिर हर चीज अनप्लान है। तो वो चीज हमने यहाँ भी देखा। इनका प्लान तो ये था कि मारेंगे और 1 घंटे में कहेंगे कि तुम सरेंडर कर दो। अब वो हुआ नहीं। वॉर छठे दिन चल रहा है और मिसाइलें चल रही हैं और इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है दोनों तरफ। तो अब ये किस करवट जाएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो स्ट्रेटेजी है वो यही नजर आती है, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटेजी तो अब चेंज होगी। उसके बयान जो है लगातार बदलते जा रहे हैं। पहले कहा कि हम वो चेंज करेंगे, पहले कहा कि रिजीम कोलैप्स, फिर उसने कहा कि अब कल से कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा, जैसे मैंने वेनेजुएला में डिसाइड किया था। तो वो भी चीज उसकी, वो मतलब ब्लस्टर है ना, वो अपने जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी दिखाने की कोशिश की कि ही इज अंडर कंट्रोल व्हेन ही इज नॉट। जब आपके सारे जो है ये बेसिस जो है वो तबाह कर दिए गए, जो 1990 से ये बेसिस जो है बनाई गई, ये 25 35 35 30 30 साल 20 20 साल पुरानी बेसिस जो है वो यहाँ पे हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया। उसके सारे मिसाइल सिस्टम्स, उसके रडार्स, उसके मतलब वो हर दिन और हमला हो रहा है। अभी हम आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो जब वो प्लानिंग उस तरह की हुई नहीं जो आप चाहते थे, तो आगे का प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल है करना कि ये कैसे जाए। इस सारे माहौल में यूरोपीय ममालिक आपको किधर खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, यूरोप का रिलीवेंस खत्म हो गया है। जिसने थोड़ी बहुत 2% भी ये कोशिश की कि वो कानून का सहारा ले, जैसे पहले ब्रिटेन ने कोशिश की बोलने की कि साइप्रस बेस पे हमारा जो है वो यूज ना करो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नंगा कर दिया उसको ओपनली कि हम बहुत ये हैं वो हैं, और उस प्रेशर में आके फिर अब वो तैयार है। फ्रांस भी कभी कंडेम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जर्मनी तो खैर अमेरिका के साथ है ही। वो एक जर्मनी में जो नाजी टेंडेंसी है वो परमानेंट टेंडेंसी है, पहले यहूदियों के अगेंस्ट में थी, अब मुसलमानों के अगेंस्ट है। मतलब वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें सिर्फ फिगर हेड का बदलाव आ गया है, लेकिन वो नाजी टेंडेंसी जर्मनी की परमानेंट आपको नजर आती है। तो सिर्फ स्पेन जो है और नॉर्वे और इस तरह के कुछ कंट्रीज ने जो है वो इसका खुल के विरोध किया, और स्पेन ने कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स और हमारा वो यूज नहीं कर सकते। लेकिन यूरोपियन, जैसा मैंने कहा, डिक्लाइनिंग पावर है, वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुके हैं, वो अमेरिका के कंधे पे बैठे हुए हैं। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप जिसके कंधे पे बैठे हुए हैं पिछले 50 साल से, वरना आपकी हाइट, ओरिजिनल हाइट लोगों को पता चल जाती, वो क्या करे? वो कंधे से उतर जाए तो लोगों को उसकी हाइट पता चल जाएगी, कंधे से ना उतरे तो उसको थप्पड़ पड़ेगा, तो आपको भी थप्पड़ पड़ेगा क्योंकि आप उसके कंधे पे बैठे हुए हैं। तो ये मैं मतलब इसी एग्जाम्पल से मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि प्रेडिकामेंट जो है यूरोप की क्या है, कि उसकी इंटरनेशनल अब कोई हस्ती रह नहीं गई है। उसका ना कोई रसूख है, ना कोई हस्ती है, ना कोई उसके बात को मानता है। तो वो अब एक वो जैसे विक्रम बेताल में बेताल जो है विक्रम के कंधे पे बैठा हुआ है, वो उस तरह से उसके कंधे पे बैठा हुआ इस जंग में क्या एफसीन फाइल्स का कोई किरदार है, या अमेरिका और इसराइल खित्ते में सिर्फ अपना दबदबा कायम करने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं? है। देखो, एप्स्टीन फाइल का रोल हो सकता है ब्लैकमेल की गई है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है ना। इतनी चीजें निकल के आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ बैठ रहा था, किसके साथ उठ रहा था, तमाम महिलाओं ने क्या कहा, ये तो मतलब लेकिन आपने देखा कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कि सबका नाम निकाल दो, एक हमाम में सभी नंगे हो जाएंगे तो कोई फिर दिक्कत नहीं। तो हम्म। अमेरिका की जनता अगर आप देखें तो वो कोई मोरल कंट्री तो है नहीं, ये सिर्फ उसके पॉलिटिकल क्लास की बात नहीं हो रही, उसके जनता की भी बात हो रही है, इसमें मोरालिटी का कोई रोल नहीं है। यूरोप में फिर भी आपको एक थोड़ी बहुत मोरालिटी नजर आ जाएगी, अमेरिका के जनता में और उनके हुक्मरान में कोई भागे भर का फर्क। तो ये समझना कि अमेरिका की जनता जो है वो किसी मतलब डिसाइसिव तरीके से हुक्मरान के अगेंस्ट में होगी, वो नहीं हो सकता। अपनी ओपिनियन दे सकती है, वॉर के अगेंस्ट में है, ये सब बोल रहा है, लेकिन वो नहीं, ये नहीं कह सकता कि हम जो है वो सड़कों पे आके बड़ी तादाद में और विद्रोह, वो सब चीज भी आज से 20 साल पहले खत्म हो गई। एक डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशन जो होता है, एक डिक्लाइनिंग जो मुआशरा होता है, उसका जो जिसको बोलते हैं ना कि एट द थ्रॉज ऑफ डेथ बेड, वो आपको वहां पे नजर आ रहा है, उसके हुक्मरान में भी और लोगों में भी, उसमें कोई बहुत ज्यादा का फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा। रजा शाह पहलवी के दौर में वैसे तो बहुत सी खराबियां थी, मगर इनके दौर के खात्मे की असल वजह क्या बनी? देखें, रजा पहलवी के जमाने में अ, वैसा ही था। ईरान जैसे आज यूएई है, जैसे आज कतर है, कि इनका कि मतलब एक फर्क यह है कि यूएई कतर की पॉपुलेशन क्या है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है तो वो कम से कम अच्छा खा पी रहे हैं।
लेकिन ईरान में 90% जनता जो है वो ना ढंग से रह सकती थी ना खा सकती। यूएन के अगर पूरे आप डेटा को देखें तो 1979 के रिवॉल्यूशन से लेके अभी तक में जो भी अचीवमेंट हुई है, 2000 मेजर मेजर अचीवमेंट्स, वो सारे इकोनॉमिक फील्ड में और तमाम सोशल फील्ड में जो अचीवमेंट्स आपको दिख रहे हैं। और याद रखें कि ये किस दरमियान में हुआ है, जब 8 साल जंग जो है वो ईरान पे जो है वेस्ट ने और इराक ने मिलकर किया। उसके बाद भी सैंक्शंस लगाए रहे, उसके बाद भी अभी जंग चल रही है। इन सब के ट्रिपलिंग सैंक्शंस और जंग के दरमियान में ये प्रोग्रेस हुई है। तो आप तस्वुर कर सकते हैं कि अगर ये चीजें नहीं होती तो ईरान और कितना आगे प्रोग्रेस कर सकता था, किस मुकाम पे वो आपको नजर आता है। तो वो चीज चूंकि लोगों को पहले भी नहीं दे पाया, उसके जो अपने क्लीक हैं, जो 10% लोग थे वही कमा खाते थे, जैसे हर जगह होता है। आई थिंक वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म गुस्से का वही कारण था। और वो एक अमेरिका के प्रेजेंस को, यानी एक इनडायरेक्ट प्रेजेंस को, कॉलोनियलिज्म को, न्यू कॉलोनियलिज्म को ईरानी जो है वो तस्लीम नहीं करना चाहते थे। यही रीजन था इसके मामले ये सौरभ कुमार शाही साहब थे, जिन्होंने आपको ताज़ा ईरान, इसराइल और अमेरिका के हालात पर रोशनी डाली। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ये ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामानी बना सकें। अब अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए रुख और एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को ज़िंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।